हाँ जी, तो फाइनली लास्ट कॉन्सेप्ट में पहुंच गए हैं हम इंडियस 23 में। जल्दी जल्दी फटाफट एग्जाम्पल नोट कर लें सब लोग, फिर इसको समझाना शुरू करते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। शुरू करें। देखो, आप लोगों ने अभी तक इंडियस 23 में क्या पढ़ा है सबने, कि आप एक क्वालिफाइंग एसेट बनाते हो। उस क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए आपने लोन लिया, कोई बोरोइंग की। उस बोरोइंग पर जो बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड होती है, उस बोरोइंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करते हो। यही पढ़ा है ना, कि एनी बोरोइंग टेकन फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट दैट विल बी कैपिटलाइज। यही पढ़ा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर बोरोइंग फॉरेन करेंसी में फॉरेन कंट्री से आपने किया हो, तब क्या होगा। मतलब अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए, उन सब में जो भी बोरोइंग थी वो सब इंडियन रुपीस में थी, कहीं पर भी बोरोइंग फॉरेन करेंसी में नहीं थी। लेकिन अगर आपने बोरोइंग फॉरेन करेंसी में किया हो, तो उस बोरोइंग पर जो बोरोइंग कॉस्ट होगा, क्या वो कैपिटलाइज होगा, और होगा तो कितना होगा। ठीक है बेटा, जब हम फॉरेन करेंसी में बोरोइंग करते हैं तो आप सबने इंडियस 21 पढ़ा है। इंडियस 21 कहता है कि बोरोइंग जो होती है फॉरेन करेंसी में, वो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम होती है। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम होती है, और फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को रिपोर्ट करने पर, बैलेंस शीट में जब आप रिपोर्ट करते हो, बैलेंस शीट में दिखाते हो, या उसको सेटल करने पर अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आ जाता है, तो उस एक्सचेंज डिफरेंस को एक्सपेंसेस या इनकम मानकर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये इंडियस 21 आप लोगों ने पढ़ा है। Any exchange difference on settlement or on reporting of foreign currency monetary item will be transferred to P&L statement as income or loss। ये आप लोगों ने सबने पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए जो बोरोइंग की है, उस बोरोइंग पर जो इंटरेस्ट होगा वो तो बोरोइंग कॉस्ट है, उसका कैपिटलाइजेशन मिलेगा ही। लेकिन उस बोरोइंग को रिपोर्ट करने पर अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस यानी एक्सचेंज लॉस आ जाता है या एक्सचेंज गेन आ जाता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये इंडियस 23 का पैरा 6E आपको अभी बताने वाला है। यानी ये जो पैरा है, ये इंटरेस्ट के लिए नहीं है। जो इंटरेस्ट है वो तो बोरोइंग कॉस्ट है ही। आपने बोरोइंग चाहे इंडियन करेंसी में किया हो चाहे फॉरेन करेंसी में किया हो, उस पर जो इंटरेस्ट पे होगा वो तो बोरोइंग कॉस्ट है, और वो कैपिटलाइज भी होगा अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो। अब सवाल उठता है कि फॉरेन करेंसी बोरोइंग पर जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, क्या एक्सचेंज डिफरेंस बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं, सवाल ये है। तो पहली बात, अगर एक्सचेंज गेन आता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, वो तो इनकम है। एक्सचेंज गेन को उठाकर सीधा पीएनएल में लेकर जाएंगे अगर पहली बार एक्सचेंज गेन आता है। यहां पर पहली लड़ाई है एक्सचेंज लॉस की। अगर एक्सचेंज लॉस आ गया ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, तो उसका क्या होगा, क्या वो कैपिटलाइज करें क्वालिफाइंग एसेट में या उसको पीएनएल में लेकर जाएं इंडियस 21 के हिसाब से। ठीक है, तो ये इंडियस 23 आपको बताने वाला है। आइए मैं आपको पहले क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया है उसको जरा पढ़वा दूं। फॉरेन करेंसी लोन, $1,00,000 आपने लोन लिया 1/4/2018 को 4% पर एनम के हिसाब से। एक्सचेंज रेट 1/4/18 को था 60 रुपये, और 31 मार्च 2019 को
₹66, यानी पहले साल के एंड में जो एक्सचेंज रेट था वो 66 था। तो यहां पर एक्सचेंज लॉस आने वाला। क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में इंटरेस्ट पे किया जाता है। इफ लोन इज टेकन इन इंडिया, अगर आप यही लोन इंडिया में लेते, द रेट वुड बी 12% पर एनम, 12% के हिसाब से मिलता। अगर इंडिया में ही लोन लेते तो 12% पे मिलता, फॉरेन कंट्री में लोन लेने चले गए तो 4% पर मिल गया। अब समझ में आया फॉरेन कंट्री क्यों गए थे? सस्ते के चक्कर में। ठीक है, सस्ते के चक्कर में गए थे। इंडिया में इंडियन करेंसी में लोन ले रहे थे तो 12% इंटरेस्ट था, फॉरेन कंट्री में फॉरेन करेंसी में लोन लेकर आ गए तो 4% पर मिल गया। तो भाई कोई भी जाएगा। लेकिन इंडिया में जब आप लोन लेते हो तो करेंसी फ्लक्चुएशन का कोई चक्कर नहीं होता। अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो वो 1 लाख रुपए ही बैलेंस शीट में आएंगे। लेकिन जब आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है तो जिस दिन लोन को रिकॉग्नाइज करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, उस दिन इंडियन रुपीज में वैल्यू कुछ और हो सकती है, जिस दिन बैलेंस शीट में दिखाओगे उस दिन वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो यहां पर करेंसी फ्लक्चुएशन का चक्कर आएगा और एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, जिसका ट्रीटमेंट हमें सीखना है इंडिया 23 में। अगर कोई फॉरेन करेंसी लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट लिया है तो उसका एक्सचेंज डिफरेंस का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, वो इंडिया 23 का पैरा 4E आपको बताने वाला है। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एज पर इंडिया 23। ठीक, अब मैं आपको इसको समझाता हूं कि क्या होने वाला है। पहले जरा सुनिए ध्यान से। आप मुझे ये बताइए, मैं सॉल्यूशन यहां लिखता हूं और पहले सुनिए, फिर मैं आपको इसका प्रेजेंटेशन करके बताऊंगा। पहले ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है बहुत आराम से। देखो, आप इस 1 लाख रुपए के लोन को, 1 लाख डॉलर के लोन को लेकर आए 4% के हिसाब से। तो जो इंटरेस्ट आप पे करोगे वो डॉलर में पे करोगे या रुपीज में पे करोगे? जो इंटरेस्ट पे होगा वो डॉलर में पे होगा या रुपीज में पे होगा? अगर लोन डॉलर में है तो इंटरेस्ट भी डॉलर में ही पे होगा। किस डेट को होगा? क्वेश्चन ने बोला है पेबल एट एंड ऑफ ईच ईयर। इसका मतलब यह है कि 1 लाख डॉलर का अगर लोन है उस पर 4% के हिसाब से $4000 का इंटरेस्ट होगा हर साल के एंड में। अब आप $4000 का इंटरेस्ट पे करोगे, लेकिन ये $4000 आपको आएंगे कहां से? ये तो आपको बैंक से जाकर खरीदने पड़ेंगे और बैंक आपको उस रेट में डॉलर देगा जो रेट चल रहा होगा ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ डॉलर। तो अगर डॉलर चल रहा था 31 मार्च 19 को आप पहला इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, उस दिन डॉलर चल रहा था 66 रुपीज पर। तो 66 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? देखो कितना आ रहा है, 4000 इंटू 66, ये हो गया 264। 2,64,000 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट होगा 31 मार्च 2019 को। यानी पहला जो इंटरेस्ट जाएगा वो 31 मार्च 2019 को जाएगा 2,64,000 रुपए का। डॉलर में तो फिक्स्ड है $4,000, लेकिन इंडियन रुपीज में वो कितना हुआ? 2,64,000 का। अब सवाल है, क्या ये 2,64,000 आपको कैपिटलाइजेशन मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। इंटरेस्ट जितना भी होगा इंडियन रुपीज में उसका कैपिटलाइजेशन मिलेगा, उसका कोई झगड़ा नहीं है, उसका कोई झगड़ा नहीं है। इंटरेस्ट इज ए बोरोइंग कॉस्ट एंड सच बोरोइंग कॉस्ट विल बी अलाउड फॉर कैपिटलाइजेशन ऑन क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, तो झगड़ा किसका है? झगड़ा है बेटा, आपने $1 लाख का लोन लिया। आप जानते हो जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन एक्सचेंज रेट क्या था? उस दिन एक्सचेंज रेट था 60 रुपीज। तो आपने जब लोन रिकॉग्नाइज किया होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में तो 60 रुपीज पर किया होगा।
आपने एंट्री बनाई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट, तो इंडियन रुपीज में जो अमाउंट लिखा होगा वो 60 लाख लिखा होगा, $1 लाख इंटू 60, क्योंकि जिस दिन लोन लिया उस दिन आपके हाथ में जो इंडियन रुपीज आए होंगे वो 60 लाख आए होंगे, तो आपने 60 लाख से लोन लिखा होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा होगा। बट जब आपने इस लोन को रिपोर्ट किया होगा बैलेंस शीट में 31 मार्च 2019 को, तो उस दिन रेट चल रहा था 66। आपको पता है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम का रिवैल्यूएशन होता है, यानी रिपोर्टिंग करने पर उनका रिवैल्यूएशन होता है। ये जो डॉलर हैं ये पेबिल किस वैल्यू पर हैं आज की डेट में, उस वैल्यू पर ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम का मतलब क्या होता है, जो रिसीवेबल और पेबिल होते हैं, जो फॉरेन करेंसी में रिसीवेबल पेबिल होते हैं उनको फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम बोला जाता है। तो $1 लाख जब लिया था उस दिन तो इसकी वैल्यू 60 लाख थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी वैल्यू 66 लाख हो गई है। इसका मतलब आज की डेट में अगर मैं पे करने पर आऊं इस पैसे को, तो 66 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, 66 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा मेरे को। तो लायबिलिटी में मेरी इंक्रीमेंट हो गया ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। पहले रेट था 66 रुपए, मतलब पहले रेट था 60 रुपए, अब हो गया 66 रुपए, यानी पहले लायबिलिटी का पेमेंट 60 रुपए करने वाला था, लेकिन आज की डेट में वही लायबिलिटी 66 रुपए की है, 66 की है। तो 1 लाख इंटू 66, 66 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे आज की डेट में। ठीक है, तो बेटा इंटू 66 माइनस 60, आपको पता है 6 लाख रुपए का एक्सचेंज लॉस हो गया आपको। लायबिलिटी बढ़ने से आपको एक्सचेंज लॉस होगा, लायबिलिटी अगर घट जाती तो ये एक्सचेंज गेन होता। मान लीजिए अगर यही 58 आ जाता तो गेन होता, लेकिन यहां तो 66 पहुंच गया। ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है, एक्सचेंज लॉस, इंडियस 21 तो कहता है इसको उठाकर पीएनएल अकाउंट में डाल दो, इसको उठाकर पीएनएल में डाल दो। लेकिन इंडियस 23 कुछ और बात बोलता है। वो कहता है ये जो एक्सचेंज डिफरेंस आया है इसका भी कैपिटलाइजेशन मिल सकता है आपको, बट सब्जेक्ट टू पैरा 6E ऑफ इंडियस 23। सर क्या पूरा एक्सचेंज डिफरेंस का कैपिटलाइजेशन मिल सकता है? मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, और हो सकता है पूरे का ना भी मिले। वही चेक करना है कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। ठीक, इंडियस 23 क्या कहता है, इस एक्सचेंज, देखिए ये 264 जो है इसका कैपिटलाइजेशन तो मिलना ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसकी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ इसकी है। इंटरप्राइज इस एक्सचेंज डिफरेंस का भी कैपिटलाइजेशन मांगता है। इंडियस 23 इस एक्सचेंज डिफरेंस का कैपिटलाइजेशन देगा तो, लेकिन सब्जेक्ट टू पैरा 6, कुछ कंडीशंस के साथ में देगा, ऐसे नहीं देगा। तो क्या कंडीशन है, आइए। इंडियस 23 कहता है इंटरप्राइज से, भाई तुम ये तो बताओ विदेश गए क्यों थे लोन लेने। इंटरप्राइज कहता है भाई मैं तो सस्ते के चक्कर में चला गया। ठीक है, सस्ते के चक्कर में चला गया। अच्छा, इंडियस 23 कहता है अगर तुम यही लोन इंडिया में लेते तो तुम्हें कितना इंटरेस्ट देना पड़ता। वो कहता है 12% इंटरेस्ट देना पड़ता। इंडियस 23 कहता है जिस दिन तुमने लोन लिया $1 लाख, उस दिन एक्सचेंज रेट क्या चल रहा था, 60 रुपीज। इसका मतलब तुमको 60 लाख रुपए मिले होंगे। तो अगर किसी इंडियन बैंक में भी आप लोन लेने जाते तो आपको 60 लाख का ही लोन लेते। वो कहता है हाँ 60 लाख का ही लोन लेता। 60 लाख का लोन जिस दिन लिया उस दिन भी 60 लाख का ही होता, आज बैलेंस शीट डेट पर भी 60 लाख का ही होता, यानी एक्सचेंज डिफरेंस का तो कोई चक्कर था ही नहीं, क्योंकि इंडियन करेंसी में तो फ्लक्चुएशन होता नहीं है। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन इंडियन करेंसी में किया है तो बैलेंस शीट डेट में भी वो इंडियन करेंसी में ही आएगा।
कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में किया है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंडियन करेंसी में आपको रिकॉर्ड करने के लिए। तो इंटरप्राइज कहता है हाँ भाई 60 लाख की बैलेंस शीट में आते, तो एक्सचेंज रेट का तो कोई चक्कर ही नहीं था। हाँ, इस 60 लाख पर 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ता कितना, 7,20,000। 60 लाख पर 12% के हिसाब से आपको 7,20,000 का इंटरेस्ट देना पड़ता। अब क्या सिचुएशन है, अब 264 तो आप दे रहे हो इंटरेस्ट और 6 लाख रुपए का तो आपको हो गया एक्सचेंज लॉस, यानी आप टोटल कैपिटलाइजेशन हमसे कितना मांग रहे हो, 864। 864 इंटरप्राइज से इंडियस 23 कहता है आप टोटल कैपिटलाइजेशन मेरे से कितना मांग रहे हो आज की डेट में, 264 तो इंटरेस्ट का और 6 लाख एक्सचेंज डिफरेंस का, टोटल कितना 864, क्योंकि आपकी कॉस्ट आज की डेट में ये है। अगर आप यही लोन इंडिया में लेते तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम बोरोइंग कॉस्ट कितना था, 720। तो आप इंडिया में सस्ते रहते या विदेश में जाकर सस्ते रहे, एंटरप्राइज तो सोच में पड़ गया, कहता बात तो ठीक है। तो एक कहावत सुनी है ना कि 24 जी गए 26 जी बनने, जब लौटे तो दुबे जी बनकर लौटे। वही बात यहां पर है कि ये गए भी थे मतलब जो है सस्ते के चक्कर में, लेकिन जब वापस आए तो और महंगा करवा कर आ गए और एक्सचेंज लॉस करवा दिया 6 लाख रुपए का। तो एंटरप्राइज कहता है अब क्या करना है, इंडियस 23 कहता है देखो भैया हम तुमको मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन उतना ही दे सकते हैं जितना तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट होता अगर तुम लोन इंडियन करेंसी में लेते। मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन which would have been had the loan taken in Indian currency। अगर लोन इंडियन करेंसी में लेते उस वक्त जो आपका बोरोइंग कॉस्ट होता, मैक्सिमम से मैक्सिमम बोरोइंग कॉस्ट हम उतना ही कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, यानी हमारा हाईएस्ट लिमिट ये अमाउंट है, ये अमाउंट 7,20,000। वो कहते हैं इतने का कैपिटलाइजेशन हम आपको दे सकते हैं, इससे ज्यादा का कैपिटलाइजेशन नहीं दे सकते। अब इस 720 में से 264 तो हम तुम्हें इंटरेस्ट का दे ही रहे हैं कैपिटलाइजेशन, बाकी कितना बचा, बाकी बचा 456। इंडियस 23 कहता है ये बाकी 456 आप एक्सचेंज डिफरेंस के नाम से ले लीजिए, यानी 2,64,000 का तो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप फॉरेन करेंसी लोन पर, उसका कैपिटलाइजेशन आपको मिल ही रहा है, बाकी जो 456 है वो एक्सचेंज डिफरेंस के नाम से ले लो। एक्चुअल में एक्सचेंज डिफरेंस था 6 लाख, कैपिटलाइजेशन मिलेगा आपको 456, इसका मतलब बैलेंस कितना बचा 144,000। इंडियस 23 कहता है इसको पीएनएल में भेजो एज पर रिस्पेक्टिव इंडियस, और रिस्पेक्टिव इंडियस क्या है, इंडियस 21, उसके हिसाब से इसको पीएनएल में भेजो। यानी बोरोइंग कॉस्ट एज पर इंडियस 23 विल बी ओनली 4,56,000। और जानते हो ये 4,56,000 क्या है, दिस 4,56,000 इज सेविंग इन इंटरेस्ट, सेविंग इन इंटरेस्ट। अगर आप इंडिया में लोन लेते तो आपको 7,20,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ता, फॉरेन करेंसी से लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है आपको 264, तो आपके इंटरेस्ट में जो सेविंग है वो 4,56,000 की है। तो 4,56,000 जो है दिस इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। जितनी सेविंग इंटरेस्ट में आपने की है उतना ही एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता।
ठीक है, बाकी जो एक्सचेंज लॉस है वो पीएनएल अकाउंट में लेकर जाइए एज पर इंड AS 21। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा, सर एक बात बताओ, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% की जगह 15% होता तो? मैंने कहा ठीक है, अगर 15% होता तो 60 लाख का 15% कितना होता? तो 9 लाख होता। 9 लाख होता। तो मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन की लिमिट कितनी होती? 9 लाख। इसमें से 264 जो है वो तो आपको मिल जाता इंटरेस्ट के नाम से कैपिटलाइजेशन। बाकी कितना बचेगा? बाकी देखो 9 लाख में से ये माइनस करा 636, लीजिए 636 का कैपिटलाइजेशन आपको एक्सचेंज डिफरेंस का मिल सकता था। एक्सचेंज डिफरेंस एक्चुअल में है कितना? 6 लाख। तो इस केस में पूरा का पूरा एक्सचेंज डिफरेंस 6 लाख आपको कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। इसका मतलब एक्सचेंज डिफरेंस का कैपिटलाइजेशन कितना हो सकता है मैक्सिमम? सेविंग इन इंटरेस्ट और एक्चुअल एक्सचेंज डिफरेंस विच एवर इज लोअर। यानी एक्चुअल एक्सचेंज डिफरेंस है वो तो हाईएस्ट लिमिट है और सेविंग इन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट लिमिट है। इन दोनों में से जो लोअर होगा वही आपको कैपिटलाइजेशन मिलेगा। यहां पर आप देखिए हाईएस्ट लिमिट कितनी? 9 लाख। और आप मांग कितना रहे हो? आप 264 तो मांग रहे हो इंटरेस्ट का और 6 लाख मांग रहे हो एक्सचेंज डिफरेंस का, यानी 8,64,000 मांग रहे हो। तो 8,64,000 9 लाख से कम है, तो 8,64,000 पूरा कैपिटलाइजेशन आपको मिल जाएगा। तो टोटल कैपिटलाइजेशन कितने अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इंडियन करेंसी में आप लोन लेते और उस वक्त जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन वही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसमें से जितना फॉरेन करेंसी पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आप अलाउ कर दो, बाकी एक्सचेंज डिफरेंस के नाम से कैपिटलाइजेशन दो। बात समझ में आई या नहीं? आ जाना चाहिए। ठीक है, आइए अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा बेटा, इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा तो अभी बाद में, पहले इन क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन देख लो कैसे होगा, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा प्रेजेंटेशन कैसे होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? आपसे क्वेश्चन कहता है इंड AS 23 के हिसाब से कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, ये बताइए। तो देखो सॉल्यूशन में यहां लिखेंगे स्टेटमेंट showing borrowing cost capitalized as per Ind AS 23, as per Ind AS 23। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन, पहले इंटरेस्ट कितना होगा बेटा? $1,00,000 पर 4% के हिसाब से, और जिस दिन इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस दिन रेट था 66, तो ये हो गया 2,64,000, 2,64,000। दिस इज इंटरेस्ट पेड ऑन फॉरेन करेंसी लोन। उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंस टू बी कैपिटलाइज्ड, इसके लिए बनाऊंगा वर्किंग नोट 1, और जो वर्किंग नोट में अमाउंट आएगा फिर ये आएगा टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, जो होने वाली है ये टोटल बोरोइंग कॉस्ट। आइए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में क्या होगा? वर्किंग नोट में होगा बेटा कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस
टू बी कैपिटलाइज्ड, एक्सचेंज डिफरेंस टू बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा, ये किस हिसाब से है बेटा? पैरा 6E ऑफ इंडेस 23, इंडेस 23। बेटा सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले आपको लेना है एक्चुअल एक्सचेंज डिफरेंस। एक्चुअल एक्सचेंज डिफरेंस बताइए कितना होगा? 6 लाख। कैसे निकला? $1,00,000 इंटू 66 माइनस 60, ये हो जाएगा 6 लाख। यानी दिस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस विच कैन बी कैपिटलाइज्ड। भाई एक्चुअल एक्सचेंज डिफरेंस से ज्यादा तो कभी भी कैपिटलाइजेशन नहीं मिल सकता आपको, बोलो मिल सकता है? नहीं मिल सकता। एक लिमिट इसकी और देखनी है, सेविंग इन इंटरेस्ट। अगर सेविंग इन इंटरेस्ट इस 6 लाख से कम है तो फिर वो कैपिटलाइजेशन मिलेगा, और अगर सेविंग इन इंटरेस्ट इस 6 लाख से ज्यादा है तो पूरा का पूरा एक्सचेंज लॉस आपको कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। तो सेकंड जो आपकी लिमिट है वो है सेविंग इन इंटरेस्ट। सेविंग इन इंटरेस्ट, सेविंग इन इंटरेस्ट कैसे होगा? देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन इफ टेकन इन इंडियन करेंसी। अगर इंडियन करेंसी में आप लोन लेते तो कितना इंटरेस्ट होता? बेटा जिस दिन आपने लोन लिया तो लोन का अमाउंट था $1,00,000, और उस दिन रेट क्या चल रहा था? जिस दिन लोन लिया उस दिन का रेट देखना है, क्योंकि इंडियन रुपीज में आपको उसी दिन अमाउंट लेना था जिस दिन लोन लिया है, तो उस दिन का रेट था 60। और बेटा इस पर 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो ये था 720। और फिर है एक्चुअली इंटरेस्ट पेड। ऑन फॉरेन करेंसी लोन, और वो है 264। ऊपर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, वो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो सेविंग इन इंटरेस्ट है 456। इंटरेस्ट की सेविंग है 4,56,000। आपको पता है जो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है वो कितनी है? वो 720 के बराबर होगी। यानी जितना लोन इंडियन करेंसी में आप लेते उस पर जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता, मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। यानी 720 इज द हाईएस्ट लिमिट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसमें से 264 का यानी 264 का आप कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट के नाम पर ले रहे हो, तो कितना और ले सकते हो? 456। अगर ये 456 एक्चुअल एक्सचेंज लॉस से कम है तो यही 456 मिलेगा, और अगर ये ज्यादा है तो एक्चुअल एक्सचेंज लॉस जो है वही कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। ठीक, देखो बेटा ये जो है इन दोनों का जो लोअर होगा, यहां मैं लिख देता हूं लोअर। ये जो लोअर अमाउंट होगा दैट विल बी कैपिटलाइज। तो अमाउंट या एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइज, ब्रैकेट में लिख देंगे लोअर, 4,56,000। अच्छा, यहां पर एक चीज और, एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांसफर टू पीएनएल एज पर इंड एस 21, वो कितना होगा? वो होगा 6 लाख टोटल था, जिसमें से 456,000 जो है वो कैपिटलाइज हो गया, तो 1,44,000 ये आपका, ठीक है जी, ये आपका हो जाएगा पीएनएल में चला जाएगा। बताओ बेटा
यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर। इसको इधर लेकर आएंगे, यहाँ आ जाएगा ये 4,56,000 और मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन देखिए कितना हो जाएगा 7,20,000। जल्दी फटाफट नोट करिए। अच्छा, अब कई बच्चों के दिमाग में एक बात आती है, सर अगर अगले साल जाकर इस साल जो एक्सचेंज लॉस आया आपने कैपिटलाइज कर दिया उसको, नेक्स्ट ईयर जाकर अगर एक्सचेंज गेन आ जाता है तो बेटा जितना एक्सचेंज लॉस आपने इस बार कैपिटलाइज किया है ना, उतने तक का एक्सचेंज लॉस आपको पहले रिवर्स करना पड़ेगा अगले साल जाकर। अगर अगले साल भी एक्सचेंज लॉस ही आया तो फिर यही प्रोसीजर होगा, फिर यही प्रोसीजर होगा। लेकिन अगर अगले साल जाकर एक्सचेंज गेन आ गया तो ये एक्सचेंज लॉस रिवर्स होगा। कितने तक? 456 का एक्सचेंज लॉस आपने क्या किया है, कैपिटलाइज किया है ना। तो अगर जो एक्सचेंज गेन है, अगर मान लीजिए वो 5 लाख आ जाता है नेक्स्ट ईयर जाकर, तो 456 का तो बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस होगा और बाकी जो बचा 44,000 वो पीएनएल में जाएगा, इनकम में। अगर मान लीजिए अगले साल जाकर 4 लाख ही एक्सचेंज गेन आया तो 4 लाख का एक्सचेंज गेन पूरा का पूरा क्वालिफाइंग एसेट से माइनस करना पड़ेगा और अभी भी 56,000 का एक्सचेंज लॉस रह गया है, वो उसके अगले साल जाकर एडजस्ट हो सकता है। यानी एक साल में अगर एक्सचेंज लॉस आपने कैपिटलाइज किया है और नेक्स्ट ईयर जाकर अगर एक्सचेंज गेन आ जाता है, देन दिस एक्सचेंज लॉस कैन बी रिवर्स्ड टू द एक्सटेंट कैपिटलाइज्ड इन दिस ईयर। ठीक है, ये भी करेंगे, अभी क्वेश्चन हम करेंगे इसके ऊपर, अभी टेंशन मत लीजिए। बस मैंने बता दिया कि अगर नेक्स्ट ईयर में जाकर कोई एक्सचेंज गेन आ जाता है तो ये जो लॉस आज आप डेबिट कर रहे हो क्वालिफाइंग एसेट में, कल जाकर क्रेडिट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, इसका रिवर्सल भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं इसी क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखता हूं। मैं कहता हूं इन एग्जाम्पल 1 all figure remain same except that rate of interest is 15% per annum if loan taken in India. अगर इंडिया में लोन लिया होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% होता, तब क्या होगा? तब क्या होगा आइए देख लेते हैं बेटा। मैं क्या करता हूं, इसको तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, बिल्कुल सेम बनेगा। अभी मैं आपको नोट करने का मौका दूंगा, बस आप अभी मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद पूरा मैं आपको नोट करने के लिए दूंगा। ये तो सेम रहेगा, 66 रुपए ही एक्सचेंज रेट है एट द एंड ऑफ द ईयर। डॉलर 1 लाख ही है, रेट 4% ही है। रेट कौन सा चेंज हुआ है? अगर इंडियन करेंसी में लोन लेते तो रेट 15% होता 12% की जगह। ठीक है, अच्छा यहां पर हमको निकालना पड़ेगा एक्चुअल एक्सचेंज डिफरेंस, तो 6 लाख ही है, ये तो ठीक है। यहां पर बेटा ये 15% आ जाता है और 15% तो मतलब ये कितना हो जाता? 9 लाख। लीजिए, अब मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई? 9 लाख। हाईएस्ट लिमिट 9 लाख है। मैक्सिमम से मैक्सिमम अब कैपिटलाइजेशन कितना हो सकता है? 9 लाख। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, जिसमें से एक्चुअली जो इंटरेस्ट पे किया है 2,64,000 का, वो आपको मिल जाएगा। तो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस होगा 6,36,000। और इस केस में बेटा लोअर अमाउंट कौन सा है बोलो? इस केस में लोअर अमाउंट है 6 लाख। मतलब इस केस में पूरा का पूरा एक्सचेंज लॉस आपको कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा, पूरा का पूरा एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। बताओ, क्लियर हुई बात?
यानी हाईएस्ट लिमिट क्या है, ये वाली, ये जो दिख रही है 9 लाख, दिस इज हाईएस्ट लिमिट। इंडिया में लोन लेते द मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन कैन बी इंटरेस्ट ऑन लोन इफ टेकन इन इंडियन करेंसी। अगर इंडियन करेंसी में लोन लिया होता उस वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता, दैट विल बी मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन, उससे आगे नहीं बढ़ सकते, उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में बेटा जो यहां पर ये आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 6 लाख। और यहां पर इंडेस 21 के हिसाब से पीएनएल में कितना जाएगा, 6 लाख माइनस 6 लाख, बेटा कितना हो जाएगा, 0। यानी पीएनएल में अब कुछ जाएगा ही नहीं, सारा का सारा एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज हो गया, तो पीएनएल में कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक है, और इसको उठाकर यहां लिख देंगे 6 लाख। और बेटा इस बार टोटल बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितना हो जाएगा, 8,64,000, 8,64,000। जल्दी से फटाफट अब इसको नोट करिए, पहले क्वेश्चन नोट करिए और उसके बाद पूरा ये एग्जाम्पल दोबारा नोट करिए, जो सॉल्यूशन है फिर से दोबारा नोट करना पड़ेगा, बिल्कुल कोई कोताही नहीं, दोबारा फटाफट नोट करेंगे सब लोग।